हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसपीएससी एकेडमी की ग्रांड टेस्ट जो हुई थी जीटी नंबर 4। ठीक है। बेसिकली इसमें मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर जो है उसकी उसी के एमसीक्यूज़ हैं। ऑलमोस्ट सभी जो एमसीक्यूज़ हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से हैं। और उसके साथ साथ जो इसकी प्रीवियस जीटी 1, 2 एंड 3 हो चुकी हैं वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। ठीक है। तो अच्छा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्योंकि कुछ वर्कशीट्स जो मैंने 2023 के अंदर जो है अपलोड की थी, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो है अब हम 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ना, फिज़िक्स में आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। एमडी केट के अंदर आपका बुक भले न्यू हो, एमडी केट में भले आपका बुक अपडेट हुआ हो, भले अपडेटेड बुक हो, लेकिन आपके जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो जनरली सेम है ना। कॉन्सेप्ट्स प्लस फार्मूलाज, ये दोनों चीज़ें तो सेम नहीं, मतलब चेंज नहीं हुई। यहाँ अगर इस तरह से हो गया हो कि बुक के अंदर उन्होंने कोई नई न्यू डिस्कवरी लिख दी हो या कोई न्यू फार्मूलाज लिख दी हो, तो फिर आप ये सवाल करो। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, फार्मूलाज सेम है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं आपसे वो 80 to 90% वो सेम ही होंगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है तो वो जो बुक की जो लाइनें होती हैं सिंपल, जिसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई हो जो किसी और टेक्स्ट बुक में ना हो, अगर वो आपके एसटीबी की बुक के अंदर गिवन है तो फिर अलग बात है। बाकी आपके जो मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम हैं और फार्मूलाज हैं, तो फिर उन्हीं के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो 2023 की वर्कशीट्स हैं या जो बाकी वर्कशीट्स हैं उसके जो है थ्रू आप जो है हेल्प ले सकते हो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेटल वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि आपके पास जो दो मेटल कंडक्टर्स हैं उनको आपने कनेक्ट किया है एक मेटालिक वायर के साथ। ठीक है। अच्छा, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए अलग अलग है। सपोज करो कि अगर इसके लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, सो इसके लिए स्मॉलर क्यू। स्फीयर वन हैज़ ग्रेटर रेडियस देन स्फीयर टू। यानी कि स्फीयर वन ये वाला जो अपना स्फीयर है, इसका रेडियस बड़ा है, यानी कि ये जो बॉल है ये थोड़ी बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर टू व्हेन कंपेयर टू स्फीयर वन इफ नो चार्ज फ्लोस। तो अगर आपसे पूछा गया है कि जब इनमें से चार्ज फ्लो नहीं करती तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, तो आपसे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सबसे पहले, तो जब किसी हम मेटालिक बॉल को किसी दूसरे बॉल के साथ कनेक्ट करते हैं तो दोनों के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस होती हैं। अब चार्जेस के फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? चार्जेस स्फीयर वन के पास जो है, देखो शुरू में इसने बताया कि कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस जो हैं चार्जेस डिफरेंट है। अच्छा, और स्फीयर वन का जो रेडियस है वो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्फीयर है ये बड़ा होगा क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है। अच्छा, ये वाला जो स्फीयर है ये छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब सवाल ये पूछ रहा है कि जब स्फीयर टू का पोटेंशियल बताओ। इसका पोटेंशियल आपको बताना है जब चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, अगर आपको ये चीज़ पता हो या आपने पढ़ी हो, कि जब हम दो किसी मेटालिक बॉल्स को या मेटालिक कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, अब देखो यहाँ पर भी इसके पास चार्जेस होंगे, इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। तो जिनके पास चार्जेस ज़्यादा होंगे ना, वो मेटालिक वायर के थ्रू चार्जेस जो है मूव करेंगे। और चार्जेस तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 ये वाली कंडीशन ना आ जाए, तब तक जो है वो चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। सेम लाइक जो हीट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें अगर हम रखते हैं एक हॉट बॉडी और दूसरी रखते हैं अगर कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी से क्या होता है कि हीट फ्लो करती जाती है कोल्ड बॉडी तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इस वाली कंडीशन में भी ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस होती है जब तक आपका जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। अच्छा, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है ना तो चार्जेस का फ्लो हो जाना बंद हो जाता है। ठीक है। और जो करंट वगैरह भी आपका फ्लो करता है, करंट इज बेसिकली मोशन ऑफ चार्जेस। तो करंट भी जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है। अब देखो, एक पोटेंशियल अपना एक जो मेटालिक बॉल है वो बड़ा है, मेटालिक मेटालिक स्फीयर बड़ा है, इसके पास से हो सकता है चार्जेस ज़्यादा हो, दूसरे के पास चार्जेस कम हो, तो उसकी वजह से। तो इन दोनों का जब मेटालिक वायर बीच में हमने कनेक्ट किया ना, अच्छा ये खामा खा फ्लो नहीं करेंगे चार्जेस, बीच में मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर जो है वो कंडक्टर है, और कंडक्टर की वजह से ही जो है
ये अपनी जगह से चार्जेस एक मेटालिक स्फीयर से मूव होकर दूसरी मेटालिक स्फीयर में चली जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है दूसरे का पोटेंशियल जो है स्फीयर का वो इक्वल बताया गया है। ठीक है। सो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब स्टेटमेंट आपको सही नहीं बतानी, इस स्टेटमेंट आपको गलत बतानी है कि गलत कौन सी है। तो हमें गलत गलत जो है स्टेटमेंट उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट पी है एक, ये वाला, और दूसरा पॉइंट क्यू है। तो सबसे पहले ये पॉइंट पी पॉजिटिव के क्लोज है, तो पॉजिटिव के जो क्लोज होता है पॉइंट वो हायर पोटेंशियल पे होता है हमेशा, हायर पोटेंशियल, ये बात हमेशा याद कर लो। और जो नेगेटिव साइड पे होता है ना, ये होता है हमारा लो पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। ठीक। अब देखो बोथ प्लेट्स हैव द सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल नहीं है, एक साइड पे क्या है हायर है, दूसरी साइड पे लोअर है। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पहली बात तो गलत है। ठीक है। दूसरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो इसके पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और ये जो लाइनें हैं ना जो इक्वली स्पेस्ड लाइनें होती हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सॉरी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की को जाहिर करती हैं। It would take same external work to move a positive particle from A to B as it would to move it from B to A। अच्छा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा अगर इसको P से Q की तरफ लेकर आए या Q से P की तरफ लेकर जाएं, तो इस तरह से नहीं होता। अगर वर्क वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, वर्क डन एट B जो होता है वो बी टू ए के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। इसमें रेडियस वगैरह का चक्कर आएगा। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ये जो चार्ज है ना, जब इस चार्ज को लेकर आओगे फील्ड के डायरेक्शन में, तो जब फील्ड के डायरेक्शन में आप आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और जब वापस जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज करती है, यानी कि फील्ड के अगेंस्ट जाओगे। और इसमें रेडियस वगैरह का भी चक्कर होता है, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में रेडियस वगैरह को या जो डिस्टेंस है उसको हम देखते हैं। सिंपल अगर बात करूं, अगर आपने पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन ये इनफ है कि हायर पोटेंशियल है पी वाली साइड, लोअर पोटेंशियल है इसकी साइड, तो ये सेम पोटेंशियल पर नहीं होगा। फील्ड इनके दोनों के दरमियान में यूनिफॉर्म होगी। वो किस वजह से? क्योंकि दोनों के दरमियान इक्वली स्पेस्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, और वर्क जो है वो सेम नहीं होता अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए ए से बी की तरफ या बी से उसको ए की तरफ लेकर आए। ठीक है। तो ये एक तो सवाल गलत है, सॉरी अपना ऑप्शन गलत है, और ये गलत है। तो 1 and 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अब दो चार्जेस हैं आपके पास, वो सेपरेटेड इन डिस्टेंस डी से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया तो बताओ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सॉरी अपना U इज इक्वल्स टू के क्यू अपान आर, और ये क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि दो चार्जेस थी, उनके दरमियान में जो पोटेंशियल है के Q1 Q2 अपान आर, दिस इज द फार्मूला। अच्छा, अगर आपसे रेडियस को इसने हाफ किया है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर। अगर रेडियस को मैं हाफ करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी डबल्ड हो जाएगी। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो आपको पता होंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड। फॉर्मूला देखो, U के Q1 Q2 अपान आर। अच्छा, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो भी U से हम जाहिर करते हैं। U इज इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल अपान आर, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव आती है। नेगेटिव शोज बाइंडिंग। ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच द एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब एक पॉइंट चार्ज है, उसको हमने ए से बी की तरफ लेकर जाना है। ये इसने खुद ही पाथ ड्रॉ किया है, तो along the designated path if the electrical potential at A is 100 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर A की जगह पर जो पोटेंशियल है ना वो कितना है? 100 वोल्ट। अच्छा, दूसरा B की तरफ पोटेंशियल कितना है? B की तरफ है 50 वोल्ट। तो ये B वाली साइड जो है वो पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट।
तो आपको सिंपली वर्क बताना है, इस पाथ से हमें जाना है ए से बी की तरफ और हमें जो है वो वर्क फाइंड करना है। तो वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क हमें निकालना है ए से बी की तरफ। तो क्यू पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क ए बी इज इक्वल्स टू क्यू। अब V2 क्या है? V2 B वाली है, VB माइनस VA। तो वर्क आपको निकालना है, तो VAB इज इक्वल्स टू क्यू। अब चार्ज की वैल्यू देखो, चार्ज की वैल्यू है 1। ये देखो चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पर 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पोटेंशियल की चेंज फाइंड करो। अब B वाली जगह पर पोटेंशियल क्या है? B वाली जगह पर है हमारा पोटेंशियल 50 वोल्ट। यहाँ पर मैंने रखा 50 वोल्ट और यहाँ पर मैंने माइनस लिखा और ये यहाँ पर मैंने माइनस लिखा और यहाँ पर ए की जगह पर पोटेंशियल क्या है? ये 100। तो यहाँ पर मैंने लिखा 100। तो WAB वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इज, तो ये मेरे पास आ गया -50 जूल। ठीक है। अब देखा आपने, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि वर्क डन जब ए से बी की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बी से ए की तरफ निकालोगे। ठीक है। तो इसी वजह से जो है वर्क डन वो सेम नहीं आता, आप करके भी देख सकते हो। अगर बी से ए की तरफ निकालेंगे ना, अगर ए से बी की तरफ निकाला, अब बी से ए की तरफ निकालेंगे तो यहाँ पर देखो वर्क डन बी से ए की तरफ, तो चार्ज तो सेम थी 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? वी ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए माइनस बी आएगा। तो अब देखो ए की जगह क्या है? 100, यहाँ पर -50, तो ये आ गया हमारा 50, पॉजिटिव 50। तो ये देखो कितना फर्क आ गया। तो इसी वजह से ये दोनों सेम नहीं होते। पिछला क्वेश्चन भी आपका इसी में एक्सप्लेन हो गया और जो है इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ गया। द इलेक्ट्रिकल a parallel plate capacitor with plates of area 1 मीटर स्क्वायर ईच। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास जिनकी दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, आर एट दी सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब सिंपली आपसे चार्ज पूछी गई है, आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर देखो। यहाँ पर इसने आपको एरिया बताया है, ठीक, एक तो एरिया इसने बताया, दूसरा क्या बताया? दूसरा इसने, अच्छा एरिया कितना बताया? 1 मीटर स्क्वायर। दूसरा इसने सेपरेशन बताई है, यानी कि डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस कितना बताया? 0.1 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 100 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे चार्ज पूछी है, ठीक है, चार्ज आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एरिया आता हो, अपना डिस्टेंस आता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आती हो, चार्ज आती हो। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एरिया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी। ये किसके लिए फॉर्मूला? चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। दूसरी बात यहाँ पर जो देखने वाली है वो कौन सी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और बीच में फील्ड भी बताइए कि इन दोनों के दरमियान में फील्ड एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी यूज़ करना है, वो कौन सा? कि यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। जब ये वाली कंडीशन होती है तभी फील्ड जो है वो दरमियान में एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव होंगी तो ये वाली फील्ड इस डायरेक्शन में और इस वाली फील्ड इस अपना प्लेट वाली फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये आपस में हो जाती है कैंसिल, तो सेंटर में कोई फील्ड नहीं बचती। तो यानी कि ये जो है ऑपोजिटली चार्ज्ड
प्लेट्स हैं, और जब ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं तो उनके दरमियान में फील्ड होती है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की होती है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जमा कर देते हैं तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनती है। अब आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, चार्ज अपॉन एरिया, क्यों? अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और रो मैंने आपको बताया कि क्या है, रो हमारे पास है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रखो, रो इज इक्वल्स टू ये रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने जो है ओपन करके लिखा चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए चार्ज की वैल्यू, तो Q यहीं पर रखो, बाकी E A एप्सिलॉन नॉट ये उस साइड चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है 100, एरिया आपका कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको भी छोड़ दो। बाकी आपके पास क्या है 8 पॉइंट, अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो अगर इन दो ज़ीरो को ख़त्म करेंगे तो ये क्या आएगा 8.85 इंटू 10⁻10। तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इसको रिमूव कर दें यहाँ से। अच्छा, जो भी वर्कशीट हो ना वो सबसे पहले खुद सॉल्व किया करो, उसके बाद अगर प्रॉब्लम्स नहीं होते तो जिन्हों को अगर बिल्कुल समझ नहीं आती तो वो खुद से सॉल्व किया करो। अगर उनको बिल्कुल समझना हो कि वे किस तरह से होता है, फार्मूलाज को यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो वो फार्मूलाज को देखो, फिर उन्हीं सेम फार्मूलाज की थोड़ी बहुत डेटा वगैरह चेंज करके फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी जो है आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। अच्छा, ये वाला सवाल जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय staking n equally spaced parallel connected alternatively plates connected alternatively। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ दूँ। इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लेट्स इज C, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। अब यहाँ पर सिंपली आपसे ये कह रहा है कि आपने n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स इक्वली स्पेस्ड करके स्टैक किए हैं। स्टैक यानी कि जिस तरह से कॉइन आप रखते हो ना, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखते हो, तीसरा चौथा, तो इसको बोलते हैं स्टैकिंग, या जिस तरह से बोरियां रखी जाती हैं एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट्स इस कैपेसिटर यहाँ पर बोल रहा है कि आप बनाते हो n नंबर ऑफ जो है वो इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स को रखते हो आप। ठीक है, तो अगर दो किसी भी जो आस बराबर वाली जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान अगर कैपेसिटेंस C है तो सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं आपके पास। तो इसको मैं सिंपल समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर देखो आपके पास एक हमने रखी है एक प्लेट, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी प्लेट। ठीक है, तो अगर इस वाली साइड को, अगर मैंने इस वाली साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, इस तरफ से, और इस वाली साइड को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये वाली साइड आ जाएगी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाली साइड आ जाएगी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये वाली साइड क्या आ जाएगी नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाली साइड आ जाएगी नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर की तरफ भी होगा अंदर की तरफ भी होगा, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये बाहर भी होंगे अंदर भी होंगे। एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड थोड़ा मैं बड़ा करके बनाऊं ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ वो समझ आए आपको। यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक, इसको हमने कनेक्ट किया था किसके साथ, ये थर्ड वाले के साथ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव वाली साइड पे देखो, इसको हमने कनेक्ट किया किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो
तो ये नेगेटिव बाहर भी अंदर भी, और ये नेगेटिव बाहर भी और ये नेगेटिव अंदर भी। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये मिलकर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ही तभी तो ये एक जो आपकी कैपेसिटर होती है उसमें एक जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है, दूसरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है। यही तो होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर बना, यहाँ पर देखो ये दूसरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, ये 2। और यहाँ पर ये देखो ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये अंदर वाला नेगेटिव, ये तीसरा आपका पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर बना। तो यहाँ पर देखो आपके 3 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर बने हैं। एक साइड पर हमने कनेक्शन रखा था पॉजिटिव, दूसरी साइड पर कनेक्शन रखा था हमने नेगेटिव। और प्लेट्स यहाँ पर हमने कितनी रखी थी शुरू के अंदर, आपको याद है? यहाँ पर रखी थी मैंने एक प्लेट, ये मैंने दूसरी रखी थी, ये मैंने तीसरी रखी थी और ये मैंने चौथी रखी थी। यानी कि अगर 4 पैरेलल प्लेट्स, अगर 4 प्लेट्स में रख रहा हूँ तो जो मुझे कैपेसिटर्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 3। तो अगर मैं n नंबर ऑफ जो है प्लेट्स रखूँगा तो मुझे n-1 कैपेसिटर्स मिलेंगे। n में से एक कम मिल रहा है तो कैपेसिटेंस भी उनकी कितनी होगी? उतनी ही होगी जितने कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि उन्हीं की तो हम काउंट करेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ये वाला ऑप्शन n-c। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन के लिए बेहतर तरीका ये है कि इस स्टेटमेंट को ठीक से समझो और देखो कि किस तरह से बोला गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आप बनाते हो प्लेट्स के साथ, n नंबर ऑफ प्लेट्स के साथ उनको जो है एडजेसेंट अपना प्लेट्स हैं उनकी कैपेसिटेंस c है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी? तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटर्स कितने बनेंगे? n-1 c बनेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप याद कर लो हमेशा के लिए। अच्छा, ये सवाल है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस ऑफ 1 मीटर। अब ये सवाल जो है ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अगर चार्ज को यहीं पर छोड़ दें फिलहाल के लिए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये क्यू से क्यू मर गया, ये आर चला जाएगा सबसे पहले ऊपर, तो ये आर चला गया ऊपर और ये नीचे के आर अपान के। अब इसको मज़ीद हमने ओपन करके लिखा आर अपान के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। तो ये थर्ड टर्म है, ये भी ऊपर चली जाएगी, तो ये बनेगा 4πε0 इंटू आर। जब भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेडियस रखोगे 1 मीटर, इसको सॉल्व करोगे ना तो यही जो है अपना 1.1 इंटू 10⁻10 जो है फेरेड आपकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर मुझे पाई की वैल्यू दिखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ ये अपना 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करूँ पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये कैसे करूँगा बगैर कैलकुलेटर के? तो ये आपके टेस्ट बनाने वाले को ये ख्याल होना चाहिए कि MCQ वो बनाएं ताकि जो है फ़ायदा हो आपका। उसके बाद a parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance of 5 picofarad। अच्छा, अभी 5pf लिखा हो तो ये पिकोफेरेड होता है। पिको का मतलब क्या होता है? 10⁻12। और ये माइक्रो जो लिखा होता है ये माइक्रो 10⁻6 होता है। ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी क्या करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए माइक्रो का स्क्वायर लिख देते हैं। माइक्रो का स्क्वायर किस तरह से होगा? माइक्रो एक माइक्रो होता है 10⁻6 की, उसका स्क्वायर यानी कि इस तरह से। तो ये 6 इस 2 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10⁻12। ये 10⁻36 नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद कर लो। तो इसको आप अपने जहन में रख लें, माइक्रो स्क्वायर लिखा हो या पिको लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा, 5 पिको फेरेड। डेटा देखो, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 5 पिको फेरेड। कैपेसिटेंस क्या होगी? अगर डिस्टेंस को क्या करते हैं हम हाफ करते हैं और स्पेस को फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 के साथ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू क्या है 5 पिको फेरेड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिलेटिव परमिटिविटी को इंक्रीज करूं, यानी कि इसके साथ ई आर मल्टीप्लाई करूं और डिस्टेंस को हाफ करूं, तो डिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा डी अपॉन 2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ई आर की वैल्यू क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 6, तो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 इंटू 5 तो ये हमारा हो जाएगा 60 पिको फेरेड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 60 पिको फेरेड जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अगर जिस किसी को अगर समझ नहीं आया तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो कांस्टेंट है, ये बात समझ लो। तो कैपेसिटेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एक तो ये एरिया के साथ प्रोपोर्शनल और दूसरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। एरिया को अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अच्छा, और अगर कैपेसिटेंस डिस्टेंस को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, दूसरी बात कि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप जो है रेशो मेथड से क्वेश्चन करते हो। रेशो मेथड्स में किस तरह से, C2 जो आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ना, तो उसको ऊपर रखो C2, यानी कि ये जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है C1 जो आपको मिली हुई है, C1 इज इक्वल्स टू, अब जो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बिल्कुल इसके सामने रखो। जैसे कि अब एरिया के साथ इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इसने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर रखो, और यहाँ पर C1 के सामने भी एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखो ई आर तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू वाली जो कैपेसिटेंस है C1 उसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इसने बाद में ऐड की। डिवाइड में रखो, क्या डिवाइड में आपने क्या रखना है, डिवाइड में रखना है आपने डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस C2 के सामने कौन सा रखेंगे, C2 के सामने हमें रखना है डिस्टेंस D1 नहीं, D2 रखना है, D2 अपॉन D1। ठीक है, तो ये C2 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल्स टू, ये एप्सिलॉन नॉट में मर गया ई आर, और ये D1 चला जाएगा ऊपर, और ये D2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D2 आ जाएगा नीचे, और D2 की वैल्यू क्या है D1/2, तो ये D1 में मर गया, ये भी चला जाएगा ऊपर। तो ये चीज़ मुझे जहर लगती है जब ये गुम हो जाता है ना यहाँ से। एक सेकंड, केमिस्ट्री वाला पोर्शन खुल गया। वैसे मैं ये पेजेस रिमूव कर देता हूँ हर बार, लेकिन आज मैंने रिमूव नहीं किया। मैंने सोचा कि कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये 3-4 मरतबा तो हो चुका है ये। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो आप कि ये ई आर, हम एप्सिलॉन नॉट में कैंसिल हो गया, बाकी बचा ई आर, और इसके साथ डिवाइड किया था हमने D2 अपॉन D1। तो शुरू में जो D1 है, यानी कि D2 जो आपकी थी बाद वाली डिस्टेंस, वो उसने क्या की थी, पहले का हाफ की थी। तो ये D2 की जगह पर क्या रखोगे, D1 अपॉन 2, तो ये D1 से D1 मर जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये ई आर इंटू 2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 12, और ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है तो उस साइड आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये भी बन जाएगा क्या, ये भी बन जाएगा आपका 60 पिको फेरेड। अच्छा, वीडियो जिसको स्लो लगे ना तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो, ये बात हमेशा के लिए याद कर लो। जिनकी स्पीड या जिनको ये समझने की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो वो वीडियो को स्पीड अप करके देख लिया करो, 1.5 पे देखा करो या 2 पर, जिसको अगर कम लगती हो तो। वैसे ही मैं नॉर्मली तेज़ बोलता हूँ। इन अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विथ air between the plates. Each plate has an area of 6 into 10 power minus 3 and distance between the plates is 3 millimeter. If this capacitor is connected to 100 volt, what is the charge on each plate?
अब यहाँ पर आपसे चार्ज पूछी गई है। चार्ज का फॉर्मूला आपके पास क्या है? तो यहाँ पर देखो बाकी चीज़ें भी आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और चार्ज आपसे पूछी गई है। तो इसको किस तरह से करोगे? सबसे पहले कि चार्ज का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, अब कैपेसिटेंस आपको गिवन नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस का भी एक फॉर्मूला आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की है इसने। तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के लिए क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये आपकी वोल्टेज। तो सबसे पहले हम अलग से कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पर देखो एरिया कितनी है? एरिया है आपकी 6 इंटू 10⁻³ और दूसरी एप्सिलॉन नोट क्या है? 8.85 इंटू 10⁻12। और डिस्प्लेसमेंट सॉरी अपना डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो आपका है 3 मिलीमीटर। 3 मिली यानी 10⁻³ तो ये 2 हो जाएगा, और ये 10⁻³ में ख़त्म हो जाएगा, और ये आप इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 061, ये आपका बनेगा 17.60 इंटू 10⁻12। ये आपकी आएगी वैल्यू। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है आपने? वोल्टेज मल्टीप्लाई करना है। तो वोल्टेज की क्या है वैल्यू? वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास 100। हाँ, वोल्टेज की वैल्यू है 100। अब देखो 100 है ना, ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे तो ये बनेगा 10⁻10, और ये जो 17.60 है ना, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका बनेगा 1.7 इंटू 10 पावर, क्योंकि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो पावर में प्लस में आप ऐड करते हो, तो ये आपका आएगा -9 वोल्ट। वोल्ट नहीं बल्कि चार्ज फाइंड किया आपने शायद, तो कूलम आएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक फार्मूला से आप जो है बाकी जो है रिलेशंस वगैरह निकाल कर, अगर आपको पता हो कि किस तरह से किया जाता है तो आप जो है फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये जो सर्किट है ये जो है ना, हमेशा ए और बी को सपोज किया करो, एक साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, दूसरी साइड जो होगी वो नेगेटिव होगी। ये तो समझने वाली बात है, ये सबको पता होनी चाहिए। यानी कि ये कनेक्शन इस तरह से होगा समाओ, ये बैटरी इसके साथ लगी होगी पॉजिटिव, और ये आपकी नेगेटिव। समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तो अगर समझ ना आए ना कभी तो उसको कंप्लीट करके फिर सॉल्व किया करो। अच्छा, यहाँ पर पैरेलल और सीरीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ये देखो ना, ये तीनों सीरीज़ में है, ये वाला, ये वाला। क्यों सीरीज़ में? क्योंकि सीरीज़ को हम बोलते हैं जब दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों और उनके बीच में से कोई पाथ ना निकले। तो यहाँ पर इन दोनों के या इन तीनों से जो है कोई भी बीच में पाथ नहीं निकल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ना यहाँ से पाथ निकल रहा है ना यहाँ से पाथ निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है यहाँ से। तो आप किस तरह से करोगे? ये 60, ये 60, ये 60, ये क्या है? सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, क्यों? पैरेलल में एक एंड दूसरे के साथ और दूसरा एंड इसके साथ ये कनेक्ट होते हैं। तो ये पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड होंगे, तो इनकी इक्विवेलेंट क्या आएगी? इनकी इक्विवेलेंट आएगी 20 माइक्रोफेरेड। और 60 60 60 सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है? C/N। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम हो तो इसको मैं 60 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो ये आपकी आएगी 20। तो यहाँ पर भी ये क्या आ गई इसके बदले में? ये यहाँ पर भी आ गई 20। ये बाकी ख़त्म हो गए, ये रिमूव हो गए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इक्विवेलेंट हमने निकाल ली और उसके बाद जो है हमें 20 मिली। अब ये वाला जो 20 है ये इसके साथ पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये कनेक्शन ख़त्म होकर यहाँ से अब इस तरह से बन गया है, एक ये और यहाँ पर ये 20, ये 20 माइक्रोफेरेड है, और ये जो है ये भी 20 माइक्रोफेरेड है। अच्छा, ये वाले जो 40 है ना, ये बाहर पड़े हुए हैं, ये इस तरह से, ये वाले 40 जो है वो बाहर पड़े हुए हैं। तो इन 20 और 20 का आप जो है निकालोगे क्या? पैरेलल। पैरेलल में फिर अगेन ये जमा हो जाएंगे सीधे, तो ये क्या मिलेगा? 40 माइक्रोफेरेड। अब 40 और 40 का आपने सीरीज निकालना है, तो 40 और 40 का सीरीज किस तरह से निकलेगा? 40 डिवाइडेड बाय
2, तो ये आपका आएगा 20 माइक्रो फेरेड, क्योंकि C अपान N से आप निकालते हो अगर आपका N नंबर ऑफ जो है वो कैपेसिटर्स सेम हो। अच्छा, आपसे पूछी गई क्या गई ये बात, आपने 20 माइक्रो फेरेड, ये आपने क्या निकाली, ये आपने निकाली है कैपेसिटेंस। चार्ज आपको बतानी है जो फ्लो करती है इनके दरमियान। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। चार्ज कैपेसिटेंस हमने निकाली 20 माइक्रो 10⁻⁻6 और वोल्टेज कितने 100। ठीक है, तो अब देखो ये 0 और ये 3 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये +3, तो आपका ये आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड बाय 2.5 mm. The capacitor is charged by connecting it to 400 volt supply. How much electrostatic energy is stored in the charge? अब देखो कैपेसिटर अपना फॉर्मूला क्या है चार्ज का, सॉरी अपना एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटर की एनर्जी का, वो होता है 1/2 CV²। अब अगर सवाल किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये बोल रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स की एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस उसके दरमियान में 2.5 mm है, उसको हमने 400 वोल्ट के साथ सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। तो बताओ कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। चार्ज इसने नहीं पूछी, इसने एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। और अगेन मैंने बात, आपको कैपेसिटेंस डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो पैरेलल प्लेट का केस है तो A ε0/d से आप सबसे पहले एरिया फाइंड करोगे और उसके सॉरी अपना कैपेसिटेंस फाइंड करोगे, उसके बाद उसको V² के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इसको V² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये खुद से कर लेना क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे आ रहे हैं। दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ, अब कैपेसिटेंस किसका रेशियो होता है, चार्ज ओवर वोल्टेज। तो पोटेंशियल चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स, तो ये आपका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के लिए कौन सी चीज़ गलत है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो भाई ये बात गलत है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। अच्छा, यूजिंग द जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन द अमाउंट एट विच द पॉइंट charge 1.1 into 10⁻⁷ alters the electrostatic potential at the point 1 meter when the charge। फजूल बातें लिखी हुई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल एक चीज़ पूछी है, चार्ज बताओ, सॉरी अपना पोटेंशियल बताओ। आप देखो अगर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को समझा जाए, ये इसने फजूल में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली है। याद कर लो, हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना वो इन्फिनिटी को कंसिडर करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट MCQ आता है कि एट इन्फिनिटी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इज जीरो, हमेशा याद कर लो एट इन्फिनिटी जीरो। तो इसने ये बात आपको बोलकर पहले तो सबसे पहले कंफ्यूज किया। अब आगे सवाल ये आगे शुरू होता है, डिटरमिन द अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू इसने दे दी, आपको चाहिए क्या, ये फालतू इसकी बातें थोड़ी चाहिए, आपको डेटा चाहिए। चार्ज की वैल्यू क्या है 10⁻⁷। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁷ या 10⁻⁷, बात एक ही है। अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वो आपको पता नहीं है, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो क्या परेशानी है। पोटेंशियल आपको बताना है K/Q/R, K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁷ और ये 1। अब ये इसके साथ अपना होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 10⁻+2, +2 नहीं बल्कि +3, तो ये आपका आंसर आएगा +3 नहीं आएगा, +2 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका आएगा 900 वोल्ट, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, भाई ये स्केलर है, क्यों, क्योंकि ये स्केलर रूल्स को फॉलो करता है, अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इन रीजन वेयर नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब ये जो सवाल है ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली पहले, अच्छा एक और बात, अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मसला हो रहा है तो मेरे ख्याल से 4 वर्कशीट्स मैंने अलग से अपलोड किए हैं,
जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे प्रॉब्लम्स करवाए हुए हैं। उसमें रेजिस्टर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन और करंट के प्रॉब्लम्स भी हैं, और उसके साथ साथ बेसिक से बेसिक भी हैं और मुश्किल से मुश्किल भी हैं। तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर भी ये मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़ीरो हो तो वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और याद कर लो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक सवाल में से मैंने आपको दो सवाल बता दिए, ठीक है। इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इज ड्यू टू, एनर्जी स्टोर जो होती है ना चार्ज कैपेसिटर में, वो प्लेट्स के दरमियान में फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और ये मेरे ख्याल से 2020 में सवाल आया था पीएमसी वाली टेस्ट में, पीएमसी 2020। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1/2, अब ये जो फॉर्मूला है ना 1/2 ई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको ई आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, इसको मैं एनर्जी डेंसिटी बोल दूँ तो भी बात ठीक है। चार्ज ऑफ 1 कूलम इज एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी वर्क जो है क्यू डेल्टा वी, चार्ज 1, पोटेंशियल कितना 100, तो इसकी जो वर्क आएगी या काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 100 जूल। When a charge is fixed then the capacitance and potential of the capacitor are, अब अगर चार्ज को फिक्स कर दें तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो अगर इसको मैं फिक्स कर दूं तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज का क्या कनेक्शन है, तो Q, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब ये कांस्टेंट है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये आपका कनेक्शन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। एट कांस्टेंट V इफ वी इंक्रीज द चार्ज कैपेसिटेंस, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो चार्ज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, Q इज इक्वल टू सी वी। अब आपने क्या, इसने क्या किया है, पोटेंशियल को कांस्टेंट रख दिया है, तो ये चार्ज इसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स देन इट डिक्रीजेस, जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं ना हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है प्लेट्स के दरमियान में वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक होती है उसकी पोलराइजेशन हो जाती है। अब ये दो सवाल मैंने बता दिए, ये आपके केपी के बुक के अंदर लिखा हुआ है, केपी, फेडरल, फेडरल भी बोल सकते हो आप। द चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पजेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो भाई ठीक बात है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट्स 10 सेंटीमीटर, अब ये एरिया है और ये आपका डिस्टेंस है। इट इज़ द इनिशियली फिल्ड विद एयर। इंक्रीज इन कैपेसिटेंस बतानी है जब इसने डाइलेक्ट्रिक प्लेस की सेम एरिया एंड थिकनेस की टू प्लेट्स में, तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपका जो लगेगा वो आपका लगेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। एरिया आप रखो, डिस्प्लेसमेंट रखो, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो सवाल था ना ये मुझे, मैंने 2-3 मरतबा इसको ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ ऑनेस्टली बात, तो मैं खामखा आपको गलत सॉल्यूशन दूं फिर आपको ये माइंड में बैठ जाए। तो अगर किसी और बच्चे से ये सवाल हो जाए तो वो भी मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी ये मुझसे नहीं हुआ, 2-3 मरतबा मैंने ट्राई किया, अब देखो ना मुझे 3 साल हो चुके हैं, 2021 के अंदर मैंने MD गेट दिया है, अब ये 3rd ईयर चल रहा है मेरा MBBS का। उसके बाद भी ये जो है मैं नॉर्मली तो आप अपनी बुक्स पढ़ता हूँ ना, फिज़िक्स तो नॉर्मली नहीं पढ़ता मैं इतना, तो आपको भी पता होगा। लेकिन उसके बाद भी जो 3 साल मैंने चीज़ें पहले पढ़ी थी उसके बाद भी ये चीज़ें मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम मैंने किस तरह से ये फिज़िक्स को पढ़ा होगा। तो इंसान भूल जाता है, तो फ़िलहाल ये मुझे जहन में नहीं है। अगर किसी को ये सवाल आए तो वो भी मुझे बता दे, मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में बता दे मुझे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है 2 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज अप्लाइड, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर का बताओ। अब देखो दो दो कैपेसिटर जो है ना उनको सीरीज में कनेक्ट किया हमने, 2 माइक्रोफेरेड उसके साथ 8 माइक्रोफेरेड। अब इनको वोल्टेज कितना दिया है हमने, वोल्टेज हमने दिया है 200 वोल्ट। तो अब देखो
चार्ज और पोटेंशियल बताना है ना। चार्ज, एक बात बताऊं, चार्ज दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। तरीका क्या है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब कैपेसिटेंस आपने निकालनी है, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी, नेट कैपेसिटेंस आपकी सीरीज के अंदर होती है 1/c इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी आएगी C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और ये आपकी क्या है 2 इंटू 8 अपान 10, क्योंकि 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, और ये आपका आएगा 16 ओवर 10, तो ये आपका आएगा 1.6। तो इसको मैं रखूँ यहाँ पर, तो कैपेसिटेंस आपकी 1.6 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज है आपके 200। अब ये 1 0 ख़त्म हो गया, और आपकी जो वैल्यू आई चार्ज की वो कितनी है 32 माइक्रोकूलम आपकी चार्ज की वैल्यू है। यहाँ पर देखो, अब 3 ऑप्शंस में है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखो, अच्छा पोटेंशियल आपने निकालना है, चार्ज दोनों के लिए सेम आएगा। पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू Q अपान C। चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, तो कितनी होगी 320 अपान कैपेसिटेंस 1 के लिए, तो 2 के लिए फाइंड करो, तो ये 160, तो ये 160 आ गई वोल्ट पहले के लिए। दूसरे के लिए फाइंड करोगे तो जब एक के लिए आ गई तो दूसरे के लिए भी आ जाएगी। V2 इज इक्वल्स टू Q अपान C2, 320 अपान 8, 40। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखो, ये हमने किया ना, V इज इक्वल्स टू Q अपान C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपान C2, और इसके बाद जो है आपकी पोटेंशियल कितनी है 100। आंसर आपने जो है वो निकाल दिया। 3 capacitors each of 4 microfarad are connected in such a way that their effective capacitance is 6 microfarad। अब 3 कैपेसिटर्स हैं 4 माइक्रोफेरेड के, उनको कैसी अरेंजमेंट में हम लगाएं जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 आए। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करोगे, दोनों को पैरेलल रखो, सॉरी अपना सीरीज में रखो, दोनों को सीरीज में रखो। सीरीज में रखोगे तो इनकी इक्विवेलेंट आएगी 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, तो ये आपकी आएगी 2। अब इसके साथ पैरेलल में लगाओ 4, तो 4 प्लस 2 पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होंगे, कितना आएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो आंसर आ गया आपका। अ फील्ड लाइन एंड इक्वल पोटेंशियल सरफेस, फील्ड लाइन और इक्वल पोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। क्यों कि अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है ना आपका, तो ये फील्ड लाइन्स इस तरह से होती हैं और इक्वल पोटेंशियल इस तरह से। तो यहाँ पर देखोगे हर जगह पर ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये 90, ये 90 और ये 90। A point charge Q produces absolute potential of 5 volt at a distance of 1 meter. What will be absolute potential due to Q at the distance of 3 meter? अब ये V is equals to KQ अपान R, उसमें से आप कर सकते हो V2 अपान V1 is equals to R1 अपान R2। इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। When an electron is accelerated through potential difference of 1 volt, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट से हम गुजारते हैं तो उसका जो एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। A capacitor is connected to a voltage source such that it gets fully charged. अब now battery is removed and dielectric is placed between the plates of the capacitor, then which is not correct? अब एनर्जी सेम नहीं रहती, ये सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है, उसमें चार्ज भी इन्वॉल्व होती है, वोल्टेज भी इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व होती है, और लास्ट में जो होती है एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मजीद लेक्चर्स में ये बात बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप याद कर लो कि एनर्जी सेम नहीं रहती। आपसे गलत बात पूछी गई है तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है, तो एनर्जी सेम नहीं रहेगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। one of the plates of X of the capacitor is connected to a source of 10 volt. Other plate of Y is earthened.
दी पोटेंशियल ऑफ वाई। अब अर्थ जो वायर होती है या जो अर्थ जो पोटेंशियल बोला जाता है वो ज़ीरो पोटेंशियल को बोला जाता है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है ना, ये ज़मीन, इसको भी हम कभी कभी बोलते हैं अर्थ। अर्थ वो EARTH वाला अर्थ नहीं, और स्पेलिंग तो वही है लेकिन फिजिक्स वाला अर्थ। ये फिजिक्स वाला अर्थ मतलब कि ज़ीरो पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन दे भी देती है और हमसे इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेती है, ठीक है। अगर आप फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, आपके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स लगा दूं और आप ज़मीन के साथ कनेक्ट नहीं हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप में फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप में नेगेटिव पोटेंशियल है और आप अर्थ के साथ यानी जीरो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी फ्लो ऑफ चार्जेस होंगी। आप में से इलेक्ट्रॉन ज़मीन की तरफ जाएंगे तो आपको झटका लगेगा। तो इसी वजह से जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स वो एक वायर पर बैठे हुए होते हैं तो उनका पोटेंशियल एक ही होता है, उनको कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि करंट जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। एक ही वायर पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो समटाइम्स बर्ड्स क्या करते हैं, वो जब अपने विंग्स को मतलब जो है वो अपना फ्लाई करते हैं या जो है विंग्स को जब वो अपना मूव करते हैं तो वो गलती से उनके जो दूसरी वायर हो उनको टच हो जाता है। तो वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर आग लग जाती है और जो बर्ड होता है वो मर जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये आपको अर्थ के जो है सेंस में मिल जाएंगे। ये -3 -2। अब सेम पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। देखा जाए तो ये 1 और 4 भी तकरीबन सेम है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ऐसे नीचे है, लेकिन ये 3 और 2 ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है। वैसे तो ये 2 थोड़ा ऊपर है लेकिन फिर भी सवाल बनाने वाले ने बनाया है तो उसके हिसाब से 2 एंड 3। टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। अच्छा, ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डिस्टेंस 2D के साथ सेपरेटेड है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ उन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर देखो ना, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक चार्ज होगी Q, दूसरी होगी -Q। तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस है 2D। इनके मिड पे पोटेंशियल बताना है एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वाली का K/Q/R। नेगेटिव वाली का पोटेंशियल क्या होगा? V इज नेगेटिव K/Q/R। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इन दोनों को जब आप जमा करोगे पोटेंशियल आपने बताना है। तो पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल होगा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो बचेगा। क्योंकि दो जो अपोजिट चार्जेस होती हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल अगर मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है तो वो जीरो होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स कैरिंग चार्ज Q अलॉन्ग पाथ बिटवीन दी प्लेट्स। अब ये जो है ना, चार्ज को हम जो है मूव करवाएं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन बताओ। तो वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद कर लो। तो लूप में इनको मूव करवाने से वर्क नहीं होता, ये बात याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लूप में मूव करवाएंगे ना चार्ज को तो वर्क उससे नहीं होता। A positive charge 6 microcoulomb moves between 2 points through an electric field. Work done by electric field on the charge is 30 mg. What is potential difference between 2 points? अब potential difference बताना है, चार्ज आपको गिवन है, फील्ड आपको, वर्क आपको गिवन है। तो वर्क आपके पास फॉर्मूला क्या है? वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक है। पोटेंशियल आपसे पूछा गया है तो वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की वैल्यू क्या है? वर्क की वैल्यू हमारी है 30 मिली 10⁻³ जूल। और चार्ज की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू हमारे पास 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो यानी 10⁻⁶। तो ये 5 टाइम्स जाएगा टेबल और ये -6 है, ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा +6, और ये -3 इसमें से माइनस होगा तो ये कितना आएगा? 5 × 10⁻+3। 5+3 को हम क्या बोलते हैं? +3 को हम किलो भी बोलते हैं। तो 5 किलो वोल्ट आपका जो है वो पोटेंशियल आएगा। अच्छा, स्लोप जो है इसमें किसके इक्वल है? तो स्लोप आपका याद कर लो, यहाँ पर आप एक बनाओ, स्क्वायर बनाओ या ट्राइंगल बनाओ इस तरह से। स्लोप इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये सामने वाला इसका परपेंडिकुलर, ये चार्ज, बेस किसका है? बेस क्या है? V। तो Q/V, Q/V किसके इक्वल होता है? कैपेसिटेंस के। ये आंसर है, ये आ गया
electron mass m is accelerated from rest through a potential difference of v volt. The speed of electron will be, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? तो आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और यहाँ से आपसे स्पीड पूछी गई है तो यहाँ से ही आप स्पीड निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपने क्या रखना है, क्यू वी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज के लिए हम ई भी यूज़ करते हैं सिंबल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू ई वी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लेकर जाता हूँ। अब आपको v² चाहिए, तो ये 2 डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया 2ev। और ये मास इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर आकर क्या करेगा, डिवाइड। और ये आपका आएगा v² इज इक्वल्स टू 2ev/m। और दोनों का अंडर रूट निकालो तो ये आपका आएगा √2ev/m। 2ev/m। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब वैल्यू पोटेंशियल की v इज इक्वल्स टू KQ/R है, तो सिंपल सवाल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के साथ। A parallel plate capacitor has capacitance C0. A second parallel plate capacitor has plates twice the area. Area double है, twice the separation, separation भी double है। कैपेसिटेंस क्या होगी? तो अब देखो C इज इक्वल्स टू A/0/d। एरिया भी डबल है, डिस्टेंस भी डबल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैपेसिटेंस सेम ही रहेगी। कैपेसिटर इज चार्ज स्लोली। अच्छा, कैपेसिटर स्लो चार्ज होता है, ये बात याद कर लो, ठीक है। कैपेसिटर इज स्लोली चार्ज। टाइम कांस्टेंट क्या होती है, या बुक की डेफिनेशन है 63% ऑफ ओरिजिनल चार्ज जब डिपॉजिट हो जाए कैपेसिटर पर। इन चार्जिंग प्रोसेस, अब ये भी बुक से ही सवाल है, जो बुक से सवाल हो ना वो बुक से ही देख लिया करो नॉर्मली। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट चार्ज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये मैं आपको बात याद करवा लूँ कि याद कर लो, जिसमें भी ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ना, उसका जो है, अगर इसके और इसके दरमियान, वोल्टेज और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ ड्रा करोगे तो ये इस तरह से आएगा। तो इसका ये वाला करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ, वोल्टेज और 1/r, तो ये पता है क्या आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये इसका जो है वो डी होगा। अच्छा, कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ सेल विच डायग्राम शोज कनेक्ट। अच्छा, कैपेसिटर चार्जिंग के लिए कौन सा डायग्राम है, ये आपका बुक के अंदर भी जो है डायग्राम गिवन है, पीटीबी में भी है, केपीके में भी है, और जो न्यू एसटीपी आई है मेरे ख्याल से उसमें भी है, क्योंकि न्यू एसटीपी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड किए हैं। कैलकुलेट एनर्जी इन 4 फेरेड कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एनर्जी बताओ, 1/2 CV²। तो 1/2 कैपेसिटेंस कितनी है 4, वोल्टेज कितना है 800 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 800 इंटू 800, तो ये 2। और ये आपका आएगा कितना 1600 इंटू 800, ये 0 0 0 0, 4 0 बाहर, और 8 4 ऊपर, ये 1280, और ये 3 0, इसको आप किलो लिख सकते हो, 1280 किलो जूल, ये आंसर। स्लो, अगर जल्दी जल्दी लग रहा हो, पहले ही मैं स्लो बोल रहा हूँ, अगर आपने नॉर्मली बाकी वर्कशीट देखी हो तो उसमें मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि रोज़ा है मेरा, और ये एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा सा तकलीफ होती है रोज़े में, आप सबको पता है। 1280 किलो जूल, और विच कैपेसिटर इज हायर कैपेसिटेंस, मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हायर होती है। कैपेसिटर हैविंग 40 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड टू 50 वोल्ट, द चार्जिंग करंट विल बी लीस्ट। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इसकी जो करंट होगी वो कम से कम होगी। खत्म हो गई टेस्ट, ये खत्म ही नहीं हो रही। व्हेन टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस आती है इक्विवेलेंट, वो कम से कम वाली वैल्यू से भी कम आती है। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने से वैल्यू जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होता है। इफ, अच्छा, टू चार्जेस को अगर अवे मूव करवाएं या रिपल्शन हो, तो रिपल्शन के केस में जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है।
तो ये वाली वर्कशीट्स हमने कर ली और बाकी वर्कशीट्स भी इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो सबके साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो। मुझे पता चला कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह नहीं मिल रहे, पहले एकेडमीज़ में मिलते थे। तो SSPSC एकेडमी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि फिज़िक्स के पोर्शन के मैं आपको जो है वो वीडियो अपलोड करके दूँ, ठीक है। और बाकी वर्कशीट्स भी बनी हुई हैं, किप्स की बनी हुई हैं और सॉरी, किप्स की बनी हुई हैं और बाकी वर्कशीट्स भी बनी हुई हैं, तो वो आप जो है वो विज़िट कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर वीडियो समझ ना आई हो तो वो ग्रुप के अंदर पूछ सकता है, और फ्रेंड्स वगैरह में सब में ये वीडियो सर्कुलेट करो ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।